आप सभी को नमस्कार। बिहार राज्य विशेष की इस कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अभी तक आपने प्राचीन भारत का इतिहास देख लिया था। प्राचीन भारत के साथ साथ हमने बात किया था कि विगत वर्षों के प्रश्नों के अध्ययन में, और हमने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे 38वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक के प्रश्नों का अध्ययन कराया जाएगा, जिसमें हम लगभग आप कह सकते हो पिछले 20 वर्षों के प्रश्नों का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। 1992 से प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं और 2020 तक किस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, इससे संदर्भित 3 सीरीज अभी तक आ गई है, जिसमें से 2 सीरीज में हमने चर्चा किया था प्राचीन भारत से संदर्भित प्रश्नों की कि किस प्रकार से प्राचीन भारत से प्रश्न बिहार की परीक्षा में पूछे गए हैं, बिहार की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं। उसके बाद हमने देखा था मध्यकालीन भारत से संदर्भित, और मध्यकालीन भारत से संदर्भित भी हमने 30 से 35 प्रश्न पहली सीरीज में हल किया था, और हमने बताया था आपको कि मध्यकालीन भारत खत्म करने के लिए कम से कम 2 सीरीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज आपकी ये दूसरी सीरीज आपके लिए यहाँ पर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो ध्यान क्या देना है हमें? ध्यान ये देना है कि हमारा प्राचीन भारत खत्म हो रहा है, मध्यकालीन भारत आज समाप्त हो जाएगा, और मध्यकालीन भारत के बाद फिर हम आधुनिक भारत, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं आपकी परीक्षाओं में वो आधुनिक भारत से पूछे गए हैं। पिछले 20 वर्षों की यदि हम बात करें तो 250 से ज़्यादा प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करने की ज़रूरत है वो है आधुनिक भारत के इतिहास पे। तो आधुनिक भारत के इतिहास की चर्चा आपकी इस सीरीज के बाद से प्रारंभ होगी और लगातार आपको मिलती रहेगी। इसके साथ साथ आपको बता दें, ये तो हो गई प्रश्नों के सीरीज की बात, विगत वर्षों के प्रश्नों की सीरीज की बात। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि आपका 2 टॉपिक और मेरे द्वारा कराया जा रहा है। एक तो आप देख रहे होंगे बिहार राज्य विशेष का अध्ययन हो रहा है, जिसमें बिहार का सामान्य परिचय हमने देखा था। अब दूसरी जो चर्चा उस सीरीज में आगे थी वो थी बिहार के इतिहास के बारे में, जिसमें हम बिहार के प्राचीन भारत, बिहार किस प्रकार से मध्यकालीन भारत से जुड़ता है, बिहार किस प्रकार से आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़ता है। तो प्राचीन मतलब आप कह सकते हो समग्रता से कि बिहार का संपूर्ण बिहार का जो इतिहास है वो आपकी दूसरी सीरीज है जो प्रस्तावित है। 1 से 2 दिनों में वो सीरीज आपको मिल जाएगी। प्रयास ये था कि कम से कम आपको प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से संदर्भित तथ्यों का कुछ ज्ञान हो जाए, कुछ रिवीजन आपका हो जाए, तो उन चीज़ों को आप अच्छे से कैच कर पाओगे। इसी वजह से उसको थोड़ा सा विलंब उसको किया जा रहा है, लेकिन इसी सप्ताह में आपको वो सीरीज उपलब्ध हो जाएगी। तो आपके चैनल पर प्रतिदिन यदि देखें, भूगोल रवि सर द्वारा कराया जा रहा है, राज व्यवस्था उनके द्वारा आपके लिए प्रस्तुत की जा रही है। साथ ही साथ यदि देखें तो विज्ञान के जुड़े हुए जो भी विषय वस्तु हैं वो तरुण सर आपको दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको चैनल से कहीं दूसरे चैनल पर या कहीं अतिरिक्त भटकने की जरूरत नहीं है। जितनी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं समग्रता से सबसे पहले उनको कवर करें। उनको कवर करने के बाद यदि आपके पास अतिरिक्त समय बचता है तो आप अन्य कहीं जाकर पढ़ सकते हैं। और आप जानते हो कि परीक्षा के दिनों में क्या करना होता है, कम से कम पढ़ना है लेकिन ज़्यादा बार पढ़ना है। मतलब कम से कम पढ़िए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम बार उसका रिवीजन करिए, यही आपकी सफलता की कुंजी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके प्रश्न देखते हैं। आज की इस सीरीज में कुल 32 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और इस 32 प्रश्न के साथ लगभग जो आपके 75 प्रश्न आपके पूछे गए थे 1992 से लेकर 1992 से वर्ष 2020 तक 75 प्रश्न मध्यकालीन भारत से संदर्भित आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज मध्यकालीन भारत से संदर्भित हमारा ये जो एपिसोड है ये समाप्त होगा, और आपको क्या करना है कि कम से कम जो आप देख रहे हो, जैसे मध्यकालीन भारत आज हम समाप्त कर रहे हैं, इसके बाद आपको 1 से 2 दिन का समय देंगे, उसके बाद अगली वीडियो आएगी आधुनिक भारत की। तो इस दौरान आपको प्राचीन भारत अच्छे से समाप्त कर लेना है। मध्यकालीन भारत जो नोट्स आपके हैं, जहाँ से आप पढ़ते हैं, जो भी आपके स्रोत हैं, उनसे अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर लेना है, और कवर करने के बाद एक बार फिर से प्रश्नों को देखना है। आपकी एक क्वेरी थी कि प्रश्न कहाँ पे मिलेंगे, तो आपको बता दें मेरे द्वारा जितनी भी कक्षाएं आपके लिए संचालित की जा रही हैं, जो पीपीटी फॉर्मेट में है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, उन सब की पीडीएफ आपको आज आपको अवगत करा दिया जाएगा। जो आपका मोबाइल ऐप है सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा आज़ाद बीपीएससी का, और उसी मोबाइल ऐप पर आपको सभी वीडियो की पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जाएगी। एक ग्रुप बना दिया जाएगा आपके 2021 को लेकर, और उसी में सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? प्रश्न
यहाँ पे बात हो रही है हुमायूं की, और बोला जा रहा है कि इन्होंने चुनार दुर्ग पर सबसे पहली बार आक्रमण कब किया था, आपको बताना है। और इस प्रश्न की यदि हम बात करें कि कब पूछा गया था, तो ये प्रश्न वर्ष 2008 की 48वीं और 52वीं बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था। तो बताएं, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 4 विकल्प आपके सामने हैं। 1532, दूसरा कह रहा है 1531, तीसरा है 1533 ईस्वी और चौथा है 1536। इनमें से कौन सा सत्य है, आपको बताना है। आपको पता है ये जो चुनार का दुर्ग है, इस चुनार के दुर्ग के बाहर हुमायूं ने लगभग 4 महीने तक घेरा, आप कह सकते हो घेरा बनाकर रखा था, जिसके बाद शेर खां जो यहाँ के शासक थे, शेर खां ने जब 4 महीने तक हुमायूं ने यहाँ पर घेरा बनाकर रखा, तो उसके बाद शेर खां ने यहाँ पर हुमायूं की अधीनता स्वीकार की थी, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि मुगल वंश में कुल 17 शासक हुए हैं, मुगल वंश में कुल 17 शासक हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि हम बात करें तो इनका वंश जो प्रारंभ होता है ये बाबर से प्रारंभ होता था, और इनके वंश के जो अंतिम शासक थे, 17वें शासक, ये थे बहादुर शाह जफर। तो याद ये भी रखना है कि मुगल वंश के प्रथम शासक कौन थे और अंतिम शासक कौन थे, इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। प्रथम शासक थे बाबर, और जो 17वें शासक इनके हुआ करते थे वो थे बहादुर शाह जफर। इनके बारे में तो आपने आधुनिक भारत में भी काफ़ी चर्चा इनके बारे में सुनी होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे बात हो रही है मुगलों की, तो आपको कुछ जानकारी बता देते हैं। मुगल जो थे ये माने जाते थे, इनका 2 वंशजों से इनका जुड़ाव था। ये मंगोल और तुर्की दोनों वंशज से आते थे, मंगोल और तुर्की दोनों वंशज से आते थे। यहाँ पे मंगोल वंशज की बात करें तो चंगेज खां जो यहाँ के शासक थे, चंगेज खां मंगोल के, आप जानते होंगे, नाम भी सुनते होंगे। तो मुगलों की जब हम बात करते हैं तो इनकी जो माँ थी, वो मुगल की जो माँ थी वो आती थी मंगोल वंश से, चंगेज खां के वंश से आती थी। और इनके जो पिता आते थे वो आते थे तुर्की से, और तुर्की में एक वंश होता था जिसका नाम था तिमूर वंश। तिमूर वंश तुर्की का एक वंश था, यहाँ से संदर्भित थे। तो कहने का मतलब है जो मुगल हैं वो मुगल मंगोल और तुर्की दोनों से जुड़ाव रखते हैं, दोनों के आप कह सकते हो उत्तराधिकारी हैं। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए हुमायूं के बारे में कि हुमायूं एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था। याद रखना है, हुमायूं इन 17 शासकों में से एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ इसने दिल्ली के निकट दीन पनाह नामक एक नगर भी बसाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा नगर? दीन पनाह नामक नगर जो था ये हुमायूं के द्वारा बसाया गया था, और कहाँ पे था ये दिल्ली के समीप था। इस प्रश्न से इतनी जानकारी आपकी होनी चाहिए। एक यहाँ पे और थोड़ा सा, जैसे 17 शासक हैं, 17 का क्रम आप ना याद कर पाओ तो कम से कम 4-5 शासकों के जो इनकी वंशावली है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले बाबर से शुरू होता था, तो बाबर के बाद कौन सा दूसरा शासक इनमें आया? बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं के बाद कौन सा शासक आया? अकबर आए, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो कम से कम बाबर से लेकर औरंगजेब तक इनका क्रम क्या है, इन शासकों का क्रम क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आए बाबर, बाबर के बाद दूसरे स्थान पे हैं हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। इनका क्रम आप याद रखिएगा, कम से कम स्टार्टिंग के 5-6 का क्रम, औरंगजेब तक का क्रम आपको याद आना चाहिए। यहाँ तक परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ठीक है। राज्य विशेष के साथ साथ यूपीएससी में भी इस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो हमें इस तरह के प्रश्नों से हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। चलें इसको बताएं। कह रहा है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है, आपको बताना है। चले बताएं, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? चले जवाब दीजिएगा। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है, आपको बताना है। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है?
चलें, तुजुक ए बाबरी को बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो चाहे आप बाबरनामा की बात करें चाहे तुजुक ए बाबरी की बात करें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, चलें बताएं किस भाषा में लिखा गया है? फारसी, अरबी, तुर्की या उर्दू? चले, यहाँ पे बात हो रही है तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। ये जो भाषा इनकी थी, ये इनकी थी तुर्की भाषा में ये लिखी गई थी और इसको स्वयं बाबर ने लिखा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाबर ने स्वयं इसको लिखा था, बाबर ने ही इसको लिखा है, बाबर की रचना है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब बाबर की बात आती है तो बाबर से जुड़े हुए कुछ युद्ध हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला आपका आता है पानीपत का युद्ध। पानीपत का कई सारे युद्ध हुए थे, यहाँ पे जो बाबर से संबंधित है वो है पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत आप जानते हो हरियाणा में पड़ता है स्थान। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, यहाँ पे आप जानते होंगे कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और यही पानीपत का युद्ध था जहाँ से आप कह सकते हो कि मुगल शासन का, मुगल वंश की भारत में स्थापना हुई। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, उसी के बाद से भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना का जो श्रेय है वो बाबर को जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो युद्ध है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युद्ध में पहली बार तुगलुमा एक पद्धति थी, नाम याद होगा आपको, तुगलुमा पद्धति। और तुगलुमा पद्धति के साथ साथ तोपखाने का भी पहली बार प्रयोग किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो तुगलुमा पद्धति और तोपखाने का प्रथम बार जो प्रयोग था वो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया। और किसके द्वारा यदि किया गया, यदि इसकी बात करें तो ये किया गया बाबर के द्वारा। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। तो आपको बताता हूं कि जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, जो भी बताया जा रहा है, साथ ही साथ उसके फैक्ट आप नोट करते जाइएगा। यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप स्वयं से नोट करिए। इसके अतिरिक्त भी यदि कोई फैक्ट आपको याद आ रहा है उसको भी आप नोट करिए, तो चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। क्योंकि एक प्रश्न में हम बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि लगभग 30 से 40 प्रश्न हैं। यदि हम एक प्रश्न में पूरी बाबर का जो भी इतिहास है उसको बताने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें नहीं हो सकती। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जो कि जुड़ाव रखती हैं इस प्रश्न विशेष से, उनकी चर्चा हम वहाँ पर कर लेते हैं। तो यदि आपको कुछ याद आता है तो निश्चित रूप से आपको अपने नोट्स में तुरंत इसको बनाना चाहिए। और जब PDF आपको मिल जाएगी आज से, तो आपको प्रयास करना है कि प्रत्येक दिन आप यदि प्रिंट आउट निकाल सको तो प्रिंट आउट निकाल के, साथ ही साथ जो यहाँ पे फैक्ट बताए जा रहे हैं प्रिंट आउट निकालोगे, आपका इस तरह से कुछ व्यू होगा। तो इसमें आप फैक्ट नोट करते हुए चलिए, तो चीज़ें आपकी और बेहतर होंगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको कुछ याद आता है उसको भी इसमें नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? बताएं, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का प्रमुख कारण क्या था? अभी आपको बताया कि पानीपत के इस प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था और इसमें पहली बार तुगलुमा पद्धति और तोपखाने का प्रयोग किया गया था। तो इसमें क्या कारण था कि बाबर की जीत हुई? मुख्य कारण इसमें क्या था? चलें बताएं, इसमें मुख्य कारण क्या था? यहाँ पे आपके विकल्प हैं, उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुगलमा पद्धति या अफगानों की आपसी फूट। आपको बता दें कि बाबर की जो सैन्य कुशलता थी वो इसके कहीं ना कहीं जो जीत का इनके श्रेय जाता है वो इनकी सैन्य कुशलता को जाता है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर जो है ये है सैन्य कुशलता। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, प्रत्येक छात्र को साथ साथ नोट करते हुए चलना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। क्योंकि जब आप इस बार परीक्षा देने जा रहे हैं, परीक्षा देना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको विगत वर्षों के प्रश्नों के बारे में जानकारी हो। विगत वर्ष के जो प्रश्न हैं कम से कम आप 70 से 80% आप उनको हल कर सकें, आप उनको सही कर सकें। यदि आप इतना सही करते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा में आपको बैठना चाहिए। यदि कहीं पर कमियां हैं, किसी टॉपिक विशेष में कमियां हैं, तो उसको दूर करने का भी आप प्रयास करें। तो चलिए, सैन्य कुशलता हो गई। अब आपको बता दें कि पानीपत का जो युद्ध था जिसमें बाबर की जीत हुई थी, इसके साथ साथ आपको बता दें कुछ युद्ध और भी हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं बाबर से जुड़ते हैं। जैसे खानवा का युद्ध,
ये आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण युद्ध है, कई बार पूछा भी जाता है। खानवा का युद्ध, और खानवा का युद्ध जो हुआ था ये 1527 में हुआ था, ठीक है। खानवा के युद्ध के बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध, और चंदेरी की युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1528 में। चंदेरी के युद्ध के बाद हुआ था घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, और घाघरा का जो युद्ध आप देखते हो ये हुआ था 1529 में, ठीक है। अब इसमें से जैसे कि एक तो हो गया पानीपत का, पानीपत का जो युद्ध था ये हो गया 21 अप्रैल 1526। तो पहली तिथि तो ये हो गई कि सबसे पहले यदि हम इन युद्धों में 4 युद्ध आपको दे दिया जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध, इनको क्रम से लगाएं, इनको क्रम से लगाएं, मतलब इनके क्रम को आरोही क्रम में लगाएं। तो किस प्रकार आप लगाओगे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनके वर्ष। तो वर्ष क्या है? पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को प्रथम, तो ये आपका हो गया। खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए, इनका वर्ष आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ कई बार पूछा जाता है किन के बीच लड़ा गया, तो खानवा का युद्ध जो था ये बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया, बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। चंदेरी का युद्ध यदि हम बात करें तो मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया, मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया। और तीसरा महत्वपूर्ण है घाघरा का युद्ध, ये अफगानों और बाबर के बीच लड़ा गया था। अफगानों के खिलाफ बाबर ने जो युद्ध लड़ा था वो था घाघरा का युद्ध, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट भी है कि जो घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया, ये बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था, यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ मध्यकालीन इतिहास में जो भी युद्ध हुए हैं, एकमात्र युद्ध था घाघरा का युद्ध, जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस युद्ध से संबंधित 3 फैक्ट। सबसे पहली बात कि यह युद्ध जो था वो अफगानों के खिलाफ लड़ा गया था। दूसरा, बाबर का अंतिम युद्ध था। तीसरा, यह एकमात्र युद्ध था मध्यकालीन भारत का जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी इस प्रश्न से आपको होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारहमासा रचना किसने की थी? बारहमासा की रचना किसने की थी आपको बताना है। बारहमासा की रचना किसने की थी? 4 नाम यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, अमीर खुसरो, इसामी, मलिक मोहम्मद जायसी या रस खान। इनमें से बारहमासा की रचना किसने की थी? आप जानते होंगे पिछले दिनों मैंने आपको बताया था पद्मावत। पद्मावत की रचना किया था, किसने किया था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और आपको बता दें बारहमासा भी इन्हीं की रचना है। बारहमासा हो गई, पद्मावत हो गया, साथ ही साथ आखिरी कलाम हो गया और अखरावट हो गया। ये कुछ रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी की जो आपको पता होना चाहिए। तो बारहमासा मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए इसको बताएं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? आपको बताना है कि वह कौन सा सुल्तान था जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। आपको बताना है। 4 शासक यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। चलें, इन 4 शासकों में से कौन सा सही जवाब है आपको बताना है। 4 शासक यहाँ पे दिए हुए हैं, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। इनमें से कौन सा सही है? आपको पता होगा शेख निजामुद्दीन औलिया, इनके बारे में कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। शेख निजामुद्दीन औलिया एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने 7 शासकों का समय काल देखा है। मतलब इनके पूरे जीवन काल में इन्होंने 7 शासकों का समय काल देखा है, लेकिन वो
किसी के भी दरबार में कभी भी नहीं गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इनका एक कथन बहुत ही प्रसिद्ध है और इस कथन से लेकर भी प्रश्न कई बार बन जाते हैं कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि एक के द्वारा सुल्तान आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर निकल जाऊंगा। ये इनका जो कथन है ये काफ़ी प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो याद रखना है, निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से इनकार कर दिया था। बी विकल्प इनका सही उत्तर है। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। दूसरा, पुरोहित वर की सत्ता को नकारा। तीसरा, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया। और चौथा, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। इनमें से कौन सा विशेषता है आपको बताना है, चलिए बताएं। सभी भक्ति संतों के मध्य समानता क्या थी? इन 4 कथनों में से कौन सी समानता आपको देखने को मिलती है, बताएं। ये प्रश्न वर्ष 2005 की 47वीं बीपीएससी में पूछा गया है, बताएं। इसका ए विकल्प सही उत्तर है कि जो भी भक्ति संत होते थे उनकी विशेषता यह थी कि उनके अनुयायी जिस भाषा को समझते थे, जिस क्षेत्र से आते थे, जो उस समय के भक्ति संत होते थे, इनका प्रयास होता था कि अपनी वाणी, अपने जो भी विचार हैं वो उस भाषा में लिखे जाएं जिस भाषा से इनके लोग जुड़े हुए हैं, जिस भाषा से इनके अनुयायी जुड़े हुए हैं। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको बताएं। देखो, अभी आपको, जैसे मैंने आपको युद्ध अभी बताया था, बाबर से जुड़े हुए कुछ युद्धों के बारे में मैंने आपको बताया, जिनमें खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का युद्ध। फिर मैंने आपको बताया कि इनका क्रम आपको याद रखना है क्योंकि क्रम से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न ये आपको देखने को मिल रहा है, ये वर्ष 1996 की परीक्षा में पूछा गया है और विशेषकर अन्य राज्य विशेष में कई बार पूछा गया है। बोला गया, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। मतलब यहाँ पे कुछ युद्ध स्थल के नाम दिए हुए हैं और बोला गया है कि इनका सही क्रम क्या है। मतलब सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया, उसके बाद कौन सा युद्ध लड़ा गया, आपको बताना है। चलें बताएं। 4 नाम देखने को मिल रहे हैं, चौसा, देवरा, कन्नौज और सरहिंद। इन 4 नामों का सही क्रम क्या है, बताएं। प्रयास करें, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, यहां से आप प्रयास करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्ष 1531 में गोमती के तट पर देवरा नामक स्थान पर एक युद्ध लड़ा गया था और यहां पे अफगानों को इन्होंने परास्त किया था। ठीक है, अफगानों को परास्त किया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना सबसे पहले कि 1531 में इन 4 में से पहला युद्ध लड़ा गया जो कि देवरा नामक स्थान पे था, गोमती नदी के तट पर था और इस युद्ध में हुमायूं ने अफगानों को परास्त किया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण युद्ध आता है 1539। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चौसा के युद्ध में आपको देखने को मिलता है कि शेर शाह से हुमायूं पराजित हुआ। शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि चौसा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, ये लड़ा गया था हुमायूं और शेर शाह के बीच और इस युद्ध में शेर शाह विजयी रहे थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला आता है 1540। 1540 में युद्ध लड़ा गया कन्नौज का। कन्नौज के युद्ध को कभी कभी बिलग्राम का भी युद्ध कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ भी हुमायूं जो थे ये शेर शाह से पराजित हुए। तो याद रखना है कि 1539 और 40 मतलब चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, दोनों युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था, ये आपको पता
पता होना चाहिए। और आपको बता दें, बिलग्राम के युद्ध में जब हुमायूं हार गए तो इनको निर्वासित जीवन बिताना पड़ा था, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है 1555, और 1555 का जो सरहिंद युद्ध है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरहिंद जो युद्ध था यह में इसमें यदि आप देखोगे तो हुमायूं का जो खोया हुआ साम्राज्य था वो इनको वापस मिल गया। तो हुमायूं के जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध यदि देखा जाए तो 1555 का सरहिंद युद्ध है, जहां पर इनको अपना पूरा साम्राज्य वापस प्राप्त हुआ था, यह आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्रम क्या बन रहा है, सबसे पहले देवरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, और चौथे पर सरहिंद का युद्ध। तो सबसे पहले देवरा का युद्ध, दूसरे स्थान पे चौसा का युद्ध, ठीक है, तीसरे स्थान पे कन्नौज और चौथे पे सरहिंद। कहने का मतलब डी विकल्प आपका सही था। यदि आपने सही किया था डी विकल्प और अपनी जानकारी के आधार पे किया था, तुक्के के आधार पे नहीं किया था, तो निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है विधिवत है। आप कह सकते हो कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो आप विधिवत उसमें अच्छे से अंक अर्जित कर सकते हैं। इसको बताएं, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी आपको बताना है। यहाँ पे 4 नाम दिए हुए हैं, बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम, जहांगीर। किसके द्वारा की गई थी हुमायूं नामा की रचना आपको बताना। चलें, आपको बता दें ये रचना की गई थी गुलबदन बेगम के द्वारा, और गुलबदन बेगम जो थी ये बाबर की शहजादी थी, इनके द्वारा ये रचना की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, सी विकल्प आपका सही उत्तर है। यहाँ पे कुछ रचना आपको और बता देते हैं, जैसे एक है रिसाल ए उसज। रिसाल ए उसज, ये जो रचना है रिसाल ए उसज, आपको बता दें कि इसे खत ए बाबरी भी कहा जाता है। चाहे आप रिसाल ए उसज बोलो चाहे खत ए बाबरी बोलो, और इसकी रचना जो है ये बाबर ने की है, ये आपको पता होना चाहिए। तो रिसाल ए उसज या खत ए बाबरी, इसकी रचना बाबर ने की है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बाबर ने मुबैयान नामक एक शैली भी विकसित की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपसे पूछा जाए यदि कि मुबैयान नामक पद शैली, ये पद शैली थी, एक लेखन शैली थी, पद लेखन की शैली थी, इसको विकसित कराया था बाबर ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पद के लिए मकबरे का निर्माण कराया? चले बताएं। अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम या नूरनिसा बेगम ने, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया? आपको बता दें, हुमायूं की पत्नी थी हाजी बेगम, ठीक है, हुमायूं की पत्नी थी हाजी बेगम, जिन्होंने हुमायूं के लिए दिल्ली में मकबरे का निर्माण कराया था, और ये वर्ष था 1564 का। तो इसका सही उत्तर है हाजी बेगम, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। हुमायूं के मकबरे की जब बात करते हैं तो इसके वास्तुकार कई बार पूछे जाते हैं, तो याद रखना है इसके वास्तुकार थे मिर्जा गियास। कौन थे? मिर्जा गियास हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार थे, आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का पहला गुम्मद वाला मकबरा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। श्वेत संगमरमर से बना भारत का पहला गुम्मद वाला जो मकबरा है वो है हुमायूं का मकबरा। चलिए इसको बताएं, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? इनमें से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया आपको बताना है। बहलोल लोदी, शेर शाह, हुमायूं या अकबर? किसके द्वारा तीर्थ कर समाप्त किया गया?
आपको बता दें इसका सही उत्तर है अकबर। अकबर ने 1563 में सबसे पहले तीर्थकर समाप्त किया। इसके बाद 1564 में इन्होंने जजिया कर भी समाप्त कर दिया, जो कि जजिया कर मुस्लिमों पर लगता था और तीर्थ कर जो है वो गैर मुस्लिमों पर लगता था, ये आपको पता होना चाहिए। अकबर की यदि हम बात करें तो अकबर का जन्म के बाद की पूरी घटनाक्रम जो अकबर की है वो बैरम खां के आसपास की है। ठीक है, बैरम खां के संरक्षण में इन्होंने अपने साम्राज्य को चलाया। तो बैरम खां याद रखना है, इनके प्रमुख सेनापति थे। और आपको यह भी पता होना चाहिए गद्दी पर बैठते ही बाबर ने सबसे पहले पानीपत का युद्ध लड़ा था, जिसको बोलते थे पानीपत का द्वितीय युद्ध। और पानीपत के द्वितीय युद्ध में यदि हम देखें तो यहाँ पे हेमू को पराजित किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाबर ने हेमू को पराजित किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध जहां पर हेमू को बाबर ने पराजित किया, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते होंगे बाबर के बारे में कि बाबर ने फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना किया। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी के एंट्रेंस पे इन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया। ठीक है, तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में इन्होंने बनवाया। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट यह है कि ये जो बुलंद दरवाजा बनवाया गया था ये किसके उपलक्ष्य में बनवाया गया था, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना है गुजरात विजय 1573 के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर में बनवाया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। सबको पता होता है कि बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, लेकिन किस उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया गया वह भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका जवाब क्या है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में यह बनवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? चले बताएं। हल्दी घाटी का युद्ध आप अक्सर सुनते होंगे पुस्तकों में। बताएं, हल्दी घाटी के युद्ध की बात यहाँ पे हो रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? चले बताएं। यहाँ पे इनके सेनापति थे हकीम खां। सी विकल्प सही उत्तर है। हकीम खां महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे। आपको बता दें ये जो युद्ध था ये महाराणा प्रताप और मान सिंह और आसफ खां के बीच लड़ा गया था। अकबर की तरफ से आसफ खां और मान सिंह नेतृत्व कर रहे थे और महाराणा प्रताप के यदि सेनापति की बात करें तो इनके सेनापति थे हाकिम खां, ये आपको पता होना चाहिए। अकबर के बारे में यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं। जैसे अकबर की सबसे पहले जीवनी आप जानते होंगे, अकबरनामा है। अकबरनामा इनकी जीवनी है और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अकबरनामा जो इनकी जीवनी है वो अबुल फजल ने लिखी है। किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके 3 भाग हैं। अकबरनामा के 3 भाग हैं और इसमें जो तीसरा भाग है जिसको बोलते हैं आईने अकबरी। क्या बोलते हैं? आईने अकबरी। ये जो तीसरा भाग है आईने अकबरी, ये है अकबरनामा की आत्मा। तो तीसरे भाग अकबरनामा की जो तीसरा भाग है जिसको बोलते हैं आईने अकबरी, इसको बोला जाता है अकबरनामा की आत्मा। और अकबरनामा अकबर की जीवनी है जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि अकबर का जो मकबरा है ये सिकंदरा में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अकबर का जो मकबरा है ये सिकंदरा में स्थित है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलें। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? बताएं, कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? आपको बताना है। बताएं। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी।
चलिए कौन सा सही जवाब होगा, आपको बता दें इसका सही जवाब है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में जब हुमायूं को पराजित किया था, तो चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद इसने शेर शाह की जो उपाधि थी उसको धारण की थी। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि शेर शाह की उपाधि इन्होंने कब धारण की, तो चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद इन्होंने शेर शाह की उपाधि धारण की थी, ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते होंगे एक मार्ग भारत में देखने को मिलता है जिसका नाम है शेर शाह सूरी मार्ग। शेर शाह सूरी मार्ग, आपको बता दें ये जो शेर शाह सूरी मार्ग है ये जोड़ता था सोनार गांव को दिल्ली आगरा होते हुए ये जोड़ता था पेशावर से। ठीक है, सोनार गांव को पेशावर से जोड़ता था और वर्तमान समय में अंग्रेजों के समय में ही इसका नाम कर दिया गया था ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड इसका नाम कर दिया गया था। तो एक प्रश्न यह भी बनता है कि शेर शाह सूरी मार्ग का नाम ग्रैंड ट्रंक रोड किसने किया या किसके समय में किया गया, तो आपको बता दें कि यह नाम किया गया लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में यह नाम रखा गया, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब शेर शाह सूरी जो मार्ग है इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड जो रखा गया वो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में रखा गया। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलें इसको बताएं, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। कहने का मतलब है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था उस समय काल में भारत में शासक कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। और आप जानते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जब गठन की बात आती है तो 1599 की हम बात करते हैं, जब लंदन में व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का गठन किया था। बात हो रही है 1599 1600 के आसपास की। तो 1600 के आसपास भारत में जो शासक हुआ करते थे वो थे अकबर। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर ने भारत पे शासन किया। तो कहने का मतलब है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था उस समय भारत में शासक कौन था, अकबर। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया। बिहार तथा बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया, आपको बताना। 1590 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1576 या 1572, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है, बताएं। और आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं। और किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए मेरे नज़रिए से जो सबसे महत्वपूर्ण 2 बिंदु होते हैं जिन पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, एक तो होता है उस परीक्षा का पाठ्यक्रम, दूसरा होता है उस परीक्षा की मांग। उस परीक्षा की मांग का तात्पर्य है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं यदि आपको ये देखना है तो इसके जानकारी का या इसके अध्ययन का सबसे बेहतर जो तरीका है वो है विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन। और वही अभी आपके साथ कराया जा रहा है, वही आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो बताएं, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया। कब मिलाया आपको बात करना है। तो आपको बता दें इन्होंने 1576 ईस्वी में मिलाया। कब मिलाया, 1576 ईस्वी में, ये आपको पता होना चाहिए। अकबर के द्वारा कई सारे किले बनाए गए हैं और कई बार परीक्षाओं में जैसे युद्धों के बारे में पूछा गया है, हो सकता है कि आने वाले वर्षों में इनके किलों के बारे में भी पूछ लिया जाए कि इनके किलों को समयबद्ध तरीके से लगाएं, कालबद्ध तरीके से लगाएं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आगरा का किला है जो अकबर ने बनवाया है। ठीक है, आगरा के किले के बाद फिर अकबर ने लाहौर का किला बनवाया है। लाहौर के किले के बाद अकबर ने अजमेर का किला बनवाया है। अजमेर के किले के बाद आप देखोगे अटक का किला, और अटक के किले के बाद आपका लास्ट आता है इलाहाबाद का किला। इतने किले हैं जो अकबर के द्वारा बनवाए गए हैं। इनके वर्ष क्या हैं, आगरा का किला हो गया 1565 में, लाहौर का किला हो गया 1565 में, अजमेर का किला हो गया 1573 में, अटक का किला हो गया 1581 में,
और इलाहाबाद का किला हो गया 1583 में। ये वर्ष याद रखिएगा, साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि आगरा, लाहौर, अजमेर, अटक और इलाहाबाद में जो किलों का निर्माण हुआ है वो अकबर के द्वारा कराया गया है और उनके समय काल साइड में दिए हुए हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि ज़रूरी है तो आप नोट कर लीजिए, मेरे नज़रिए से ज़रूरी है इसीलिए मैंने आपको बताया। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था, बताएं। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर या संपत्ति कर, इनमें से बटाई क्या था मध्यकाल में, आपको बताना है। देखो बात हो रही है बटाई की, तो आपको बता दें बटाई उस समय काल में लगान निर्धारण का एक तरीका था। आप जानते होंगे शेर शाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 तरीकों को अपनाया था, 3 तरीकों को विकसित किया था, जिनमें एक था नस्त या मुक्ताई, दूसरा था गल्ला बख्शी या बटाई और तीसरा था नगदी या जब्ती। ये तीनों तरीके थे जो शेर शाह सूरी द्वारा विकसित किए गए थे। तो आपको इसमें इस प्रश्न का सही जवाब है बी विकल्प, लगान निर्धारण का तरीका। अगला पिट्रा ड्यूरा जिसको बोलते हैं या इसको बोलते हैं फार्चिनकारी। तो पिट्रा ड्यूरा या प्राचीनकारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताएं। पिट्रा ड्यूरा किसको कहते हैं आपको बताना है। दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलें बताएं, चले जवाब दीजिएगा। पिट्रा ड्यूरा क्या है आपको बताना है। आपको बता दें पिट्रा ड्यूरा का मतलब है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। आपको बता दें सर्वप्रथम ये जो कार्य था ये किया था एतमाद उद दौला ने। किसने किया था? एतमाद उद दौला। ठीक है, सबसे पहला यह कार्य किया था एतमाद उद दौला ने यह कार्य किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कार्य कराया गया था कहाँ पे? एतमाद उद दौला के मकबरे में कराया गया था। तो सबसे पहले पिट्रा ड्यूरा का जो कार्य था वो एतमाद उद दौला के मकबरे में कराया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका जो निर्माण था ये कराया था जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने। ठीक है, तो जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने आगरा में इसका निर्माण कराया था और वहीं पर सबसे पहले आपको पिट्रा ड्यूरा का कार्य देखने को मिलता है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? सर्वप्रथम यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ आपको बताना है। इनमें से कौन सा सही है? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? सबसे पहले आपको जानना होगा कि बात हो रही है यूरोपीय चित्रकारी। यूरोपीय चित्रकारी जो भारत में आई या भारतीय राजाओं के समय काल में जो आई वो पुर्तगालियों के माध्यम से आई थी। पुर्तगालियों के माध्यम से उसको भारत में प्रवेश मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताओं को ग्रहण किया, मतलब जो यूरोपीय चित्रकारी थी उससे मुगल काल के जो चित्रकार होते थे उन्होंने 2 बेहतर तकनीकों को अपने कला में समाहित किया। मतलब यूरोपीय चित्रकारी से 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को उन्होंने अपनी कला में समाहित किया, उसको अपनी कला में जोड़ा। पहला क्या था? पहले क्या था, जो भारत में चित्रकारी थी उसमें व्यक्ति विशेष का चित्रण नहीं होता था। ठीक है, व्यक्ति विशेष का चित्रण नहीं होता था। तो व्यक्ति विशेष का जब चित्रण किया गया यूरोपीय चित्रकारी में तो इसको भारतीय चित्रकारों ने वहां से ग्रहण किया और उसके बाद से भारतीय चित्रकारी में भी व्यक्ति विशेष का वर्णन किया जाने लगा। दूसरा क्या था कि कोई भी जो दृश्य होता है और दृश्य में जो आगे की वस्तुएं होती हैं वो छोटी दिखाई जाती हैं। तो ये भी सबसे पहले कहाँ देखी गई? ये देखी गई यूरोपियन
पेंटिंग्स में, यूरोपीय चित्रकारी में। बाद में मुगल काल के जो चित्रकार थे उन्होंने इसको जो है आप कह सकते हो कि इसको धारण किया और अपनी चित्रकला में भी, अपनी जो दृश्य वाली इनकी चित्रकला थी, जो पेंटिंग्स होती थी, उसमें जो आगे की वस्तुएं होती थी उसको इन्होंने छोटा दिखाने का प्रयास किया। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जब बात मुगल काल में चित्रकला की हो तो आपको याद रखना है कि मुगल काल में चित्रकला का आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा विकास या चरमोत्कर्ष का जो समय था वो जहांगीर के शासनकाल में था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो गया? इस प्रश्न का जवाब है अकबर, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगालियों ने इस चित्रकला को अकबर के दरबार में प्रवेश कराया था। इसको बताएं, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? बताएं। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। चलें, देखो ये जो है ये काफ़ी विवादित प्रश्न था, इसको आयोग ने हटा लिया था। ये पूछा गया था वर्ष 2004-05 में और इसको हटा लिया गया था क्योंकि इसमें दो लोग जुड़े थे। एक तो थे सैयद अली और एक थे इसमें अब्दुल समद। ठीक है, तो सैयद अली और अब्दुल समद दो लोग इससे जुड़े हुए थे, जिसके कारण ये काफ़ी विवादित था। इसको आयोग ने हटा लिया क्योंकि ये जो चित्रकला थी, यदि हम इसको देखें तो इसका प्रारंभ हुमायूं के काल में, ये जो थी दास्तान ए अमीर हमजा, ये प्रारंभ तो हुई थी हुमायूं के काल में, लेकिन ये जो समाप्त हुई, कंप्लीट हुई, ये अकबर के शासनकाल में हुई और इसमें दो चित्रकार लगे, इसलिए इसको विवादित माना गया। इसको आयोग ने हटा दिया था। इसको बताएं, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी आपको बताना है। जाप्ती प्रणाली, चार विकल्प दिए हुए हैं, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह, अकबर। तो आपको बताना है, इसका सही उत्तर है डी विकल्प, अकबर। ठीक है, चलें इसको बताएं। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, और याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याददाश्त थोड़ी और बेहतर करने की ज़रूरत है। बताएं, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां या अकबर? आप जानते हो कि ये जो मुगल चित्रकला थी, अभी मैंने आपको बताया पिछले प्रश्न में कि जहांगीर के शासनकाल में अपने ये टॉप पर थी, अपने ये उच्च बिंदु पर थी। तो इसका सही उत्तर हो गया जहांगीर। अब जहांगीर सही उत्तर है तो आपको बता दें कि जहांगीर की आत्मकथा भी है, जिसको बोलते हैं तुजुक ए जहांगीर। तुजुक ए जहांगीर, ये जहांगीर की आत्मकथा है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि इनके समय में जो अब्दुल हसन थे, वो प्रमुख चित्रकार, वो इनके समय में रहते थे, इनके समय में भी उन्होंने सेवा दिया था। हालांकि अब्दुल समद ने एक से अधिक मुगल शासकों के समय में सेवा दी है, लेकिन जहांगीर के समय में यदि हम देखें तो अब्दुल हसन प्रमुख चित्रकार थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इन्होंने निसार सिक्के का प्रचलन किया था। किसका प्रचलन किया था? निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया था जहांगीर ने। और आपको बता दें 2 अस्पा, ये तो आपने सुना ही होगा, और सिंह अस्पा, सिंह अस्पा, इसका जो प्रचलन था ये भी इन्हीं के दरबार में हुआ था। 2 अस्पा का मतलब था कि इस समय में जो मनसबदार होते थे उनको अपने सवार पद से 2 गुना अधिक जो है वो घोड़े रखने होते थे। ठीक है, सिंह अस्पा का मतलब था कि इस समय काल में जो मनसबदार होते थे उनको अपने घुड़सवार से 3 गुना की संख्या में घोड़े रखने होते थे। तो कहने का मतलब है 2 अस्पा और सिंह अस्पा का जो प्रचलन था ये जहांगीर के समय काल में था। और 2 अस्पा का मतलब समझ लिया कि मनसबदार को अपने सवार पद से 2 गुना, सिंह अस्पा का मतलब हो गया मनसबदार को अपने सवार पद से 3 गुना अधिक घोड़े रखने होते थे। इसको बताएं, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट
के राज दरबारी थे। किसके समय में ये प्रमुख चित्रकार रहते थे आपको बताना है। ये दोनों प्रमुख चित्रकार किसके समय काल में रहते थे यह आपको बताना है। चलें जवाब दीजिएगा। किसके समय काल में ये रहते थे तो आपको बता दें ये समय काल था अकबर का। तो दसवंत और बसावन अकबर से संबंधित चित्रकार थे। इसको बताएं। मुगल चित्रकला, ये तो हो गया प्रश्न आपका, इसको बताएं। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था बताएं। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था आपको बताना है। औरंगजेब विशेषकर सुन्नी कट्टरता को बढ़ावा देने वाला शासक था और उसी के लिए इन्होंने जो जिहाद शब्द ईजाद किया था, इसका जो आप कह सकते हो तात्पर्य है वो था दारुल इस्लाम। ठीक है, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है, ये आपको पता होना चाहिए। औरंगजेब की बात करें तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये छत्रपति शिवाजी के समय काल के हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और छत्रपति शिवाजी के समय काल के हैं और इनके समय काल में कुछ महत्वपूर्ण जैसे राहदारी और पानदारी ये वसूला जाता था। इसको क्या था, राहदारी और पानदारी क्या था औरंगजेब के समय में, ये आपको पता होना चाहिए। पहला राहदारी जो था, जो वसूला जाता था, ये था आंतरिक पारगमन शुल्क। फिर इसके बाद है पानदारी था व्यापारिक चुंगियाँ। तो व्यापारिक चुंगियाँ और आंतरिक पारगमन शुल्क या दूसरे शब्दों में कहें राहदारी और पानदारी को समाप्त किया था किसने, औरंगजेब ने। ये आपको पता होना चाहिए कि राहदारी और पानदारी को औरंगजेब ने समाप्त किया। इसके साथ साथ औरंगजेब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नौरोज़ त्यौहार मनाया जाता था, नौरोज़ को इन्होंने बंद करा दिया। नौरोज़ जो पारसी त्यौहार था इसको मनाया जाना बंद करा दिया, प्रतिबंधित कर दिया। इसके साथ साथ झरोखा दर्शन, ये विशेषकर आप देखेंगे अकबर के दरबार में ये बहुत प्रचलित था झरोखा दर्शन, और झरोखा दर्शन को भी इन्होंने बंद करा दिया। और इसके साथ साथ आपको जानकारी होनी चाहिए कि इन्होंने गैर मुस्लिम से जजिया कर जो था वो वसूला और नृत्य संगीत पूरी तरह से यहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया। तो इतनी जानकारी औरंगजेब के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात, समय काल किसका था, ये छत्रपति शिवाजी के समय काल के थे औरंगजेब, और इनके द्वारा सबसे पहले राहदारी और पानदारी ये दो कर था, इसको समाप्त किया गया। नौरोज प्रथा को समाप्त किया जो कि पारसियों का एक प्रमुख त्यौहार था, और झरोखा दर्शन को इन्होंने बंद किया, प्रतिबंधित किया। जजिया कर इन्होंने फिर से वसूलना शुरू कर दिया, और इसके साथ साथ नृत्य और संगीत पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। इसको बताएं, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है बताएं। विशेष रूप से शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग नहीं माना जाता है। ओवरऑल यदि हम कहें तो कला और वास्तुकला में इसको स्वर्ण युग कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन यदि हम देखें तो शाहजहां के शासनकाल को संपूर्ण रूप से आप कह लीजिए स्वर्ण युग नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि शाहजहां ने सबसे पहले आगरा से दिल्ली राजधानी परिवर्तित की थी। दीवाने आम और दीवाने खास लाल किले में इन्होंने निर्माण कराया था। द्वितीय स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। तो ओवरऑल द्वितीय स्वर्ण काल जो था मुगल काल का वो शाहजहां का शासनकाल था, ये आपको पता होना चाहिए। इन्हीं के समय काल में ताजमहल का निर्माण हुआ था, जिसके वास्तुकार थे, नोट कर सकते हैं कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, उस्ताद ईसा खां। उस्ताद ईसा खां ताजमहल के वास्तुकार थे, ये आपको पता होना चाहिए। आगरा में मोती मस्जिद का इन्होंने निर्माण कराया था। इसके साथ साथ दिल्ली में जामा मस्जिद का भी निर्माण कराया था। अब यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं, एक तो है आगरा में मोती मस्जिद और एक है लाल किले में मोती मस्जिद। जब प्रश्न आपसे पूछा जाए आगरा में मोती मस्जिद तो आपको टिक करना है शाहजहां। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लाल किले में मोती मस्जिद तो आपको टिक करना है औरंगजेब। दोनों में अंतर है, पता होना चाहिए। दिल्ली में मोती मस्जिद की बात की जाए तो आपको औरंगजेब टिक करना है, आगरा की बात की जाए तो आपको शाहजहां टिक करना है। और इसका सही उत्तर, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है AL श्रीवास्तव, सी विकल्प सही उत्तर है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया, अभी मैंने आपको बता ही दिया। इसको बताएं,
दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? कुछ देर पहले अभी इसकी भी चर्चा डिटेल में हुई है, ठीक है। जब मनसबदारों के बारे में मैंने आपको बताया कि दो अस्पा का मतलब मनसबदार को अपने जो सवार हैं सवार पद से 2 गुने अधिक घोड़े, सिंह अस्पा का मतलब मनसबदार को अपने सवार पद से 3 गुना अधिक घोड़े रखने होते थे। तो मैंने अभी आपको बताया था। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा शुरू की गई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। चले जवाब दीजिए। इसका जो सही उत्तर है वो है प्रश्न संख्या 8 का जहांगीर। अभी मैंने आपको पूर्व में बताया था, फिर से बताना पड़ रहा है, केवल शब्दों का खेल है प्रश्न में। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? बताएं। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? 4 विकल्प हैं, 5वां विकल्प भी दिया हुआ है, बताएं। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? जिसमें डी विकल्प आपका दिया हुआ है सुल्तान जैनुल आबदीन, इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता था। इसको बताएं। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण कराने में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? ये कथन किसका है आपको बताना है। यहाँ पे बात हो रही है पैलेस ऑफ 40 पिलर की, और पैलेस ऑफ 40 पिलर के बारे में जो बात कही है ये बोला है विलियम फिंच ने। सी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है? मदद ए मास ये क्या इंगित करता है? चुंगी कर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, या बुआई कर? बताएं। इसको सयूर गाल भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि थी। तो इसका सही उत्तर है बी विकल्प। आपको बता दें कि इस समय काल में यदि हम देखें तो इस तरह के बहुत सारे शब्द थे। अभी अगले प्रश्न में हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, और उसको यदि हो सके तो आप नोट कर लीजिएगा। बोला जा रहा है मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या होते थे? मुहतसिब क्या होते थे आपको बताना है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या होते थे? मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या होते थे? इसमें यदि हम बात करें तो मुहतसिब का मतलब था लोक आचरण अधिकारी। क्या था? लोक आचरण अधिकारी। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। आपको बता दें कि इस समय काल में यदि हम देखें तो कुछ नाम आते हैं, जैसे मीर ए अर्ज, मीर ए अर्ज, मीर ए अर्ज के बाद आता है मीर ए बहर, मीर ए बहर। इसके बाद अगला आता है मीर आतिश, अगला आता है मुशरिफ, और इसके बाद आता है हरकास। ये कुछ नाम हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मीर ए अर्ज की यदि हम बात करें तो बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का जो प्रभारी होता था मुगल प्रशासन में, उसको बोलते थे मीर ए अर्ज। मीर ए बहर है, मीर ए बहर का मतलब हो गया जल सेना का प्रधान, मतलब जो नौकाएं होती थी उनकी देख रेख करने वाला जल सेना का जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे मीर ए बहर। तीसरा है मीर आतिश। मीर आतिश, आतिश शब्द जुड़ा हुआ है, मतलब शाही तोपखाने से संबंधित है, मतलब शाही तोपखाने का जो प्रधान होता था उसको बोलते थे मीर आतिश। फिर इसके बाद है मुशरिफ। मुशरिफ का मतलब हो गया राज्य की जो आय व्यय होती थी उसका लेखा जोखा रखने वाला जो अधिकारी था उसको मुशरिफ बोलते थे। और लास्ट में है हरकास। हरकास मतलब जासूस या संदेशवाहक, मतलब जासूस और संदेशवाहक दोनों का कार्य करने वाले व्यक्तियों को हरकास कहा जाता था। ये आपको पता होना चाहिए। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? बताएं। पटना में इनमें से किस सिख गुरु का जन्म हुआ है आपको बताना है। 4 नाम दिए हुए हैं, इन चारों नामों में से कौन से सही हैं आपको बता दें। पटना में जो जन्म हुआ था वो गुरु गोविंद सिंह का हुआ था।
1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1708 ईस्वी में महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई थी। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि खालसा पंथ की शुरुआत किसने की है, इसको बताएं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया, बताएं। इसका सही जवाब है शाह आलम द्वितीय। और आज का लास्ट प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बताएं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था, आपको बताना है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? शाह आलम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांदार शाह। आपको बता दें इसका सही उत्तर है मोहम्मद शाह, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। तो ये तो थे आपके मध्यकालीन भारत से संदर्भित प्रश्न। और मध्यकालीन भारत से संदर्भित भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत से संदर्भित प्रश्नों की जो चर्चा थी वो अब समाप्त होती है। विशेषकर बीपीएससी में जो विगत वर्ष में प्रश्न पूछे गए हैं, टोटल 75 प्रश्न पूछे गए थे, उन 75 प्रश्नों की चर्चा आपने 2 वीडियो में कर ली है, 2 सेशन में कर ली है। कल से आपको आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अन्य वीडियो भी आपके चैनल पर पब्लिक किए गए हैं। प्रयास करें कि उसको भी समय देकर जिस दिन पब्लिक हो उसी दिन आप उनको देख सकें। और आज आपके लिए जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं आपको मुहैया कराने का प्रयास करूंगा। मतलब आज के बाद से जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके एक दिन बाद यदि आप जाएंगे ऐप में तो निश्चित रूप से आपको वहां पर पीडीएफ देखने को मिलेगी। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। आधुनिक भारत के लिए तैयार रहिएगा, लेकिन उससे पहले कम से कम 2 दिन बाद अगली वीडियो आएगी। तो आपको प्रयास करना है कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का अच्छे से आप अध्ययन कर लो, जिससे दोबारा इसमें अब कुछ देखने को ना रह जाए। ठीक है, तो यहीं पर अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।